Good morning children. Welcome to your third assignment. This is our chapter 3 विभू काका। तो आज के क्लास में हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है विभू काका और इस कहानी के लेखक है हिमांशु जोशी। तो हिमांशु जोशी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में 4 मई 1935 को हुआ। हिमांशु जोशी को भारतीय एवं विदेशी संस्थानों द्वारा अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो विभू काका के बारे में हिमांशु जोशी ने हमें बहुत कुछ बताया है। किस तरह से वह शहरी जीवन को त्याग कर गांव में आकर बस गए और गांव वालों की मदद करते हैं। वे एक कृषि वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने धान और गेहूं के बारे में बहुत सारी खोजें की हैं। उन खोजों के लिए उन्हें पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इस कहानी में हम लोग विभू काका के और उनके किए गए कार्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी विभू काका। विभू काका। इतने वर्षों बाद उन्हें देखा तो पहचान ना पाया। ऊपर से नीचे तक विभू काका एकदम बदल गए थे। पहले कोट पैंट पहना करते थे, टाई भी लगाना नहीं भूलते थे, जूते भी चमचमाते हुए थे, किंतु अब विभू काका कुछ दूसरे ही लगते थे, एकदम बदले बदले। खादी का कुर्ता पजामा, साधारण सी चप्पलें, सिर के बाल भी छोटे छोटे। लगता था ये विभू काका नहीं कोई और है। मतलब विभू काका का जो रूप है वो पूरी तरह से बदल चुका था। वे गांव के लोगों के साथ एकदम घुल मिल गए थे। उनका पहनावा भी गांव वालों की तरह हो गया था। काका पहचाना नहीं? मैंने कहा ही था कि काका लिपट पड़े। अरे विज्जू तुझे नहीं पहचानूंगा? कब आया तू? आज अभी, मैंने हंसते हुए कहा। सामान कहाँ है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। मैंने सामान रखे झोले की ओर इशारा किया तो वे चौंक पड़े। विस्तर कुछ नहीं? आश्चर्य से उन्होंने पूछा। मैं हंस पड़ा। इतनी लंबी यात्रा में विस्तर कहाँ उठाता फिरता, इसी से काम चला लेता हूँ। काका के मुख पर प्रसन्नता झलकी और वे मेरी पीठ थपथपाने लगे। शाबाश बेटे, यह हुई ना बात। विभू काका मेरा सामान भीतर रखवा कर कहीं बाहर जाने लगे। घर के लोगों को जाते जाते हिदायत देना भी ना भूले कि विजय का ध्यान रखना। हिदायत देना मतलब समझाना। वो घर के लोगों को समझा करके जा रहे थे कि विजय का ध्यान रखे। सचमुच मुझे कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ। मैंने आश्चर्य से काका का यह अनोखा संसार देख रहा था। मैंने देखा 2 ट्रैक्टर चल रहे थे। घर के पास ही पशुओं के बाड़े में 2 गायें बैठी जुगाली कर रही थी। सामने हरी भरी सब्जियां थी। मतलब वो एक गांव का पूरा रूप था। लहलहाते खेत के उस पार बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। काका का यह नंद नवन मुझे बड़ा लुभावना लगा। सारे लोग अपने अपने काम में जुटे थे। दोपहर तक विभू काका नहीं लौटे तो मुझे आश्चर्य हुआ। एक कर्मचारी से मुझे पता चला आज मंगलवार है ना। काका दूसरे गांव में गए हैं। वे घर घर जाकर रोगियों का हाल चाल भी लेते हैं, इसीलिए घर लौटने में वक्त लग जाता है। मतलब काका हर मंगलवार को दूसरे गांव जाकर घर घर जाकर रोगियों का हाल समाचार लेते थे। विभू काका ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। उसके बाद भारत लौटने पर दिल्ली के पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में वर्षों तक काम करते रहे। देश में कैसे पैदावार बढ़े, लोग गरीबी भूखमरी से कैसे मुक्त हो, इस पर वे अक्सर बातें किया करते थे। मतलब काका के दिमाग में हमेशा यही बात रहती थी कि वे कैसे गरीबों की सहायता कर सके। उन्होंने धान और गेहूं की ऐसी नई किस्में तैयार की थी जो वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उग सकती थी। मक्का पर भी उनकी खोज कम महत्वपूर्ण नहीं थी।
कम महत्वपूर्ण नहीं थी। एक एक भुट्टे की जगह उन्हें 6-6, 7-7 भुट्टे उगाए थे। इन खोजों के लिए सरकार की ओर से उन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। अक्सर वे यूरोप, अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते थे। वहां बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। सफलता उनके कदम चूमती थी। मतलब काका एक बहुत अनुभवी इंसान थे, जिसके कारण उन्हें देश विदेश में भी बुलाया जाता था और वहां जाकर वो भाषण भी दिया करते थे। लेकिन विदेश में बसने के लिए उन्हें वहां की सरकारों ने बहुत प्रलोभन भी दिए थे, किंतु काका को तो अपना ही देश प्यारा था। अपने ही देश के किसानों की सेवा करने की ठान ली थी। काका अब पूरी तरह बदल चुके थे, एकदम किसान बन गए थे। यहाँ कैसा लगता है आपको? ना सिनेमा हॉल, ना बड़े बड़े होटल क्लब, आपको पढ़ाने के लिए पुस्तकें भी यहाँ ना मिल पाती होंगी। मैंने जिज्ञासा से पूछा तो काका हंस पड़े। अरे पगले, ये जो चारों ओर का दृश्य देख रहा है, सिनेमा हॉल क्या इससे अधिक आकर्षक होते हैं? उन बड़े बड़े होटलों में भला क्या रखा है? यहाँ के जैसा ताजा अनाज, ताजी सब्जियां, ताजा घी, दूध, दही क्या शहरों के बड़े से बड़े अमीर को भी मिल पाता होगा? प्रकृति की सबसे बड़ी खुली किताब तो हमारे सामने है। इससे अधिक अच्छी और प्रामाणिक है क्या वे तुम्हारी पुस्तकें? काका मुझे बच्चे की तरह एक एक बात विस्तार से समझाने लगे। काका ने मुझे गांव के बारे में सब कुछ बताया। शाम को वे मुझे अपनी जीप गाड़ी में बैठाकर आसपास के गांवों में घुमाने ले गए। वहां का अनोखा दृश्य देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। गांव में सभी घर पक्के थे। सब घरों के आगे गाय बंधी थी। गांव के बीच एक पाठशाला थी। बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहनते थे। लोग स्वस्थ तथा हष्ट पुष्ट थे। मतलब मेरे अनुसार जो गांव की परिभाषा थी, यह गांव उससे एकदम उल्टा था। यहाँ पे सब अपने हिसाब से रहते थे, अच्छे स्वभाव के साथ रहते थे। बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहनते थे, पाठशाला भी जाते थे। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है, पर ऐसे गांव मैंने कहीं नहीं देखे। गांव के लोगों ने बताया कि वह क्षेत्र पहले सबसे पिछड़ा हुआ करता था, पर जब से काका ने यहाँ अपना फार्म बनाया, तब से इस सारे इलाके की काया पलट हो गई। काका ने खुद घर घर जाकर समझाया कि खेती कैसे करें जिससे अन्न की पैदावार बढ़े। सबको बताते हैं स्वच्छ रहने से क्या क्या लाभ है, आए दिन की बीमारियों से कैसे छुटकारा मिल सकता है, और बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए। देश विदेश में रहकर काका ने खेती के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त किया था, उसका लाभ उन्होंने घर घर और गांव गांव जाकर पहुंचाया। मतलब काका ने अपने पूरे जीवन के अनुभव को पूरे गांव में बांटा। वह गांव वालों को बताते रहते हैं कि किस तरह से हमें स्वच्छ रहना चाहिए और स्वच्छ रहकर हम किस तरह से बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। बच्चों को पाठशाला भेजना क्यों जरूरी है, शिक्षा का क्या महत्व है, तथा खेती के संबंध में उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, उसका लाभ वे सबको घर घर जाकर पहुंचाया करते थे। अब काका के प्रयास से पूरा का पूरा क्षेत्र ही आदर्श हो गया है। बिभू काका आदमी नहीं देवता है। गांव के घर घर के लोग अक्सर दोहराते रहते थे। मतलब पूरा गांव वाले जो है वे काका के बारे में कहते रहते थे, उनके गुणों को देखकर कि बिभू काका आदमी नहीं देवता है। जब मैं उनके गांव से लौटने लगा तो काका स्वयं मुझे दूर तक छोड़ने आए। बोले, तुम लोग भी यहीं क्यों नहीं आ जाते? अपने लिए तो सब जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। यह इस कहानी की सबसे प्यारी पंक्ति है कि लोग अपने लिए तो जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। काका के चेहरे पर स्नेह ही नहीं, एक अनोखी सी चमक भी दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था काका आदमी नहीं, कोई देवता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, वह देवता, वह आदमी के रूप में देवता ही होता है। तो
विभू काका गांव वालों के लिए और सबके लिए एक देवता के समान थे, जो दूसरों का दुख हरण करते थे, अच्छी बुरी चीजों के बारे में बताया करते थे, अपने गांव को एक आदर्श गांव के तौर पर सबके सामने ला करके रख दिए। तो ऐसा काम एक आदमी नहीं, देवता ही कर सकता है। तो चिल्ड्रन, ये थी कहानी विभू काका। विभू काका के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, उनके स्वभाव के बारे में जाना, किस तरह से गांव वाले उन्हें आदमी नहीं बल्कि देवता मानते हैं उनके किए गए कार्यों के लिए, और उन्होंने जिस तरह से एक गांव का स्तर को ऊंचा बनाया और उसे एक आदर्श गांव की उपाधि दिलवाई। तो इस कहानी के माध्यम से हमने ये भी जाना कि हमें अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। थैंक यू चिल्ड्रन।